एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर को स्टार्ट करेंगे हम। और आपका जो लार्ज को एमसीक्यूज वाले लेसन है उसको हम पहले कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर उधर एक और सब्जेक्ट ऐड करेंगे। ओके, तो फिनिश काफ़ी तेज होगा। उधर का छोटा छोटा चैप्टर है, एक एक लेक्चर का एक एक लेसन बनेगा आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर का पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में P इक्वल टू होता है VI। ठीक है, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज को क्या करेगा, इधर V1 लेस देन V2 स्टेप अप में, और स्टेप डाउन अगर है तो V1 ग्रेटर देन V2 करेगा। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज एंड करंट का चेंज करता है। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसमें क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी जो एनर्जी का आपका ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? फ्लक्स के माध्यम से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो बाय द फ्लक्स एनर्जी कन्वर्ट या एनर्जी कन्वेड। ए ट्रांसफार्मर कोर इज लैमिनेटेड। देखिए, लैमिनेशन का मैंने बहुत ज़्यादा आपको बता रखा है। लैमिनेशन देखते ही आप एडी करंट लॉस पे जाते हो, कहीं कहीं पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बस आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए। तो अगर लैमिनेट कोर को किया जा रहा है तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लैमिनेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन। देखिए, अब आपका बहुत सारे कोर होते हैं ना, बहुत सारे कोर होते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके बहुत सारे, और भी बहुत सारे, इसको क्या करता है, इसको बांध जो इसका टाइटनेस होता है, मतलब बांधना, उस पर डिपेंड करता है। गेज ऑफ लेमिनेशन पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ लेमिनेशन पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा कि ये कितना अच्छा से ये कोर जो आपका है बंधा हुआ है, ताकि जब वाइब्रेशन हो, वाइब्रेशन तभी होता है जब ये टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग ढीली पड़ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। द वाइब्रेशन मतलब होता है एक तरीके से हिलना डुलना। ओके, द नो लोड करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर इज यूजली, देखिए जो नो लोड आपका करंट होता है ये आपका हो गया IM। ठीक है, आई मैग्नेटाइजिंग, ये हो गया सप्लाई वोल्टेज, और इसी के रिस्पेक्ट में होता है IW। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट IM और IW का रिजल्टेंट होता है I0, इसे बोलते हैं नो लोड करंट। ये होती है आपका 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। ठीक है, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट। द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव, क्या होता है? लो रिलक्टेंस। हमेशा याद रखिएगा, लो रिलक्टेंस वाला पाथ मैग्नेटिक फ्लक्स का चलेगा, और बहुत अच्छे से सेटअप करने के लिए कोर का इस्तेमाल किया जाता है। नो लोड ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरीड आउट टू डिटरमाइन। नो लोड, ठीक है, क्या नो लोड ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरीड आउट टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है? नो लोड पे आपका जो बनता है ग्राफ, ये होता है आपका IM, ये होता है IW, और ये होता है सप्लाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब नो लोड का मतलब हुआ, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया? I0। ठीक, I0, ये एंगल जो होता है वो होता है 75 डिग्री। I0 लैग विद सप्लाई वोल्टेज 75 डिग्री। तो क्या डिटरमाइन किया जा रहा है? मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस नो लोड पे। और नो लोड पे जो पावर फैक्टर, मतलब अगर cos 75 डिग्री निकालोगे तो ये बहुत कम आता है, ये भी पॉइंटेड नोट करना है। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑयल, देखिए अभी तो ज़्यादा हो गया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लेकिन बट यहाँ पे पिछले वाले रिकॉर्ड के हिसाब से है 65 kV तक हो गया है। 65 kV पर mm यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे 33 kV दिया है पिछले रिकॉर्ड से, तो इसी को लेंगे
क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है संपन्नर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। देखिए संपन्नर टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट। ठीक है, बैक टू बैक टेस्ट। यह टेस्ट टेम्परेचर का, कितना टेम्परेचर ट्रांसफार्मर लोड होने पर जा रहा है उसको क्या करता है, उसका पता रिकग्नाइज करता है। ठीक है, तो क्या कर डिटरमाइन करने के लिए टेम्परेचर। ओके, ये नाम इंपॉर्टेंट है, संपन्नर टेस्ट, रीजनरेटिव टेस्ट और बैक टू बैक टेस्ट। द परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन केस ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन एरिया ओरिएंटेड स्टील, मतलब CRGO का पूछा है तो 1.7 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन अभी 2 पॉइंट्स कुछ हो गया है, बट इसी को लेकर चलेंगे, बुक में ही दिया है। द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, जब कॉपर लॉस मतलब कॉन्स्टेंट लॉस इक्वल टू क्या होता है, वेरिएबल लॉस। ओके, तो कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, क्या होगा, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। नो लोअर करंट इन ए ट्रांसफार्मर, अभी मैंने डायग्राम बनाकर आप लोगों को दिखाया था कि जो नो लोड करंट होता है, ये जो I0 यहाँ पे निकाला था, और ये जो एंगल आया था 75 डिग्री, ठीक है, कितना होता है, लैक्स बियॉन्ड 75 डिग्री विल सप्लाई वोल्टेज। ये क्या होता है, IM होता है, और यहीं पे होता है IW, ये दोनों का रिजल्टेंट होता है I0। ओके, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर, देखिए आयरन कोर क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो आयरन का रिलेक्टेंस होता है ना, आयरन का रिलेक्टेंस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द एयर। ठीक है, एयर में भी तो हम फ्लक्स सेटअप करा सकते हो, बट रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बस एक फ़ायदा होता है एयर ट्रांसफार्मर में कि वहाँ पे हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस नहीं होता, क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है, म्यू है। ठीक है, तो ये किस लिए प्रोवाइड किया जाता है कोर, डिक्रीज द रिलेक्टेंस, लो रिलेक्टेंस पार्ट, मतलब लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन, देखिए ब्रीदर होता है, कंजर्वेटर होता है, टैंक टाइप का बना, खोज रिले होता है, कंजर्वेटर एंड टैंक के बीचों बीच लगता है, इंटरनल फॉल्ट दूर करता है। एक्साइटर सिंक्रोनस मशीन में यूज होता है। While conducting short circuit test on a transformer, the following side is short circuited। देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में किस साइड हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है, किस साइड हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, तो लो वोल्टेज साइड में करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट इन द ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम, क्योंकि R इक्वल टू होता है रो L बाई A। अगर A आपका ज़्यादा है तो R क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। R कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। करंट ज़्यादा हो गई तो वोल्टेज क्या हो गया आपका, कम हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू VI। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे लो वोल्टेज वाइंडिंग कंसेप्ट से चलेंगे, आंसर बहुत अच्छे से निकालेंगे। ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पावर, वोल्टेज एंड करंट दोनों को ऊपर नीचे करता है। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, पावर का कांस्टेंट क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या होगा, सी। ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट रेज और लोअर द वोल्टेज ऑफ ए डीसी सप्लाई बिकॉज, डीसी सप्लाई पे कैसे रेज करेगा, ये तो कार्य ही करता है ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फ्लक्स चेंज होता है, फिर आपका ये रेट ऑफ फ्लक्स रेज होता है, ये सारी प्रोसेस तब की बात है। और जब डीसी सप्लाई हो गया और एसी पे कार्य करता है EMI, जब बात ही डीसी हो रही है तो डेल फाई अपान में डेल टी का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डीसी का यूज करने का सीधे सीधे पर्पज यही है, को क्या हो जाएगा आपका, फैराडे लॉज ऑफ EMI आर नॉट वैलिड सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज 0। डेल फाई बाई डेल टी 0 हो जा रहा है, तो दिस इज नॉट EMI, फैराडे लॉ ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांस। देखिए जो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्स EMI है, ये सब मैंने बता रखा है, अगर आप वीडियो सर्च करोगे चैनल पे तो मिल जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है,
प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज, देखिए प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का बोल रहा है कि इज लो वोल्टेज वाइंडिंग इज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो कैसे ये पता, हम पहले से बता देंगे क्या। जैसे अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, स्टेप डाउन है तो प्राइमरी का वोल्टेज ज़्यादा हो गया, V1 इज ग्रेटर देन V2। स्टेप अप है, ये स्टेप डाउन था, अगर स्टेप अप है, ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे V1 लेस देन V2। तो कुछ भी हो सकता है ना, हाई एंड लो। विच वाइंडिंग इन ए ट्रांसफार्मर हैज़ मोर नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए मोर नंबर ऑफ टर्न्स से आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे, ठीक है। मोर नंबर ऑफ, सबसे पहले EMF इक्वेशन लिखेंगे ट्रांसफार्मर का 4.44 N, और इसके बाद होता है 5M, फिर होता है F। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो E प्रोपोर्शनल टू द N हुआ, EMF ज़्यादा हुआ, EMF ज़्यादा हुआ तो क्या हो गया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो गई, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज ऑर्डर ऑफ, देखिए पावर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 98% होती है, ये तो आपको पता है, रखना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि पावर ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने लोड पे होती है, तो नियर लोड पे होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का 50% ऑफ लोड होती है। अभी आई थिंक क्वेश्चन आएगा अभी आगे। इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज losses which remain constant irrespective of load changes, irrespective of load changes मतलब अगर आप लोड को वेरी कर रहे हो तो ऐसा कौन सा लॉस है जो आपका चेंज नहीं हो, तो वो आयरन लॉस है। आयरन लॉस किसके कारण से होता है, फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ट्रांसफार्मर में, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। पहली बात, कॉपर लॉस क्या होगा, बढ़ेगा भैया, अगर लोड बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ेगी, ये लोड बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन इंडेक्स, लोड बढ़ेगा तो क्या हो, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ओके। वैसे फ्रिक्शन इसमें ज़्यादा होता नहीं, विंडेज लॉस जो होता है, क्योंकि ये इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे आयरन लॉस की ही बात कर रहा है 22C, ओके। एक कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर, देखिए पावर ट्रांसफार्मर का जो कॉमन कूलिंग करना है पावर ट्रांसफार्मर का, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑयल कूलिंग, ठीक है। नेचुरल कूलिंग तो 5 kVA तक यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा हो ज़्यादा इससे ले लीजिएगा। नेचुरल एयर कूलिंग की बात कर रहा हूँ, छोटे ट्रांसफार्मर में ऑयल कूलिंग वगैरह इस्तेमाल किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर के लिए। नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर लैक्स बियॉन्ड द अप्लाइड वोल्टेज, बता रहे कितना 75 डिग्री, ये 75 to 90 के बीच में होता है, ये याद रखिएगा, 90 से कम ही होता है, तभी तो पावर फैक्टर नो लोड पे क्या होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, ठीक है। PF इज वेरी लो इन ए ट्रांसफार्मर रूटीन एफिशिएंसी डिपेंड ऑन, देखिए रूटीन एफिशिएंसी क्या होती है, जो समय समय पे इसकी रूटीन टेस्ट किया जाता है। 3 टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर, टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट, स्पेशल टेस्ट। उसी में से एक रूटीन टेस्ट होता है, उसी में रूटीन एफिशिएंसी निकाली जाती है। ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है रूटीन एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें जो डिपेंड करता है लोड करंट पे भी डिपेंड करेगा रूटीन एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का, इसलिए दोनों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं ट्रांसफार्मर का। कुछ समय अंतराल पर रूटीन टेस्ट किया जाता है, उसी में रूटीन एफिशिएंसी का भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ ए कंजर्वेटर इज टू, अब देखिए ट्रांसफार्मर है, इसमें फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इज टू, कंजर्वेटर पता क्या होता है, जैसे ये टैंक है आपका ट्रांसफार्मर का, इसमें कोर वगैरह सब कुछ है, यहीं से एक कंजर्वेटर टैंक पाइप के माध्यम से यहाँ पे एक टैंक आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे सपोर्ट किया रहता है, ठीक है, सपोर्टिंग रहती है और एक टैंक बना होता है, ठीक है, इस टाइप का, ठीक, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटर। इसका काम क्या है, जैसे यहाँ पे इसमें ऑयल फिल है टैंक में, ठीक है। अब ये इसका हीट बढ़ गया, लोड बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, अब हीट बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ऑयल एक्सपेंड करना चाहता है, तो इसी के माध्यम से ये यहाँ पे एक गेज लगा होता है, चेक बताता है कि कितना ऑयल है इस कंजर्वेटर में, ठीक है। कंजर्वेटर का मेन काम ही होता है कि जो हीट के कारण एक्सपेंड करे तो ये इसको जगह दे पाए, नहीं तो ये ब्लास्ट कर जाता है अगर कंजर्वेटर नहीं होता तो, ठीक है। तो ये, और जब ठंडा हो तो ये धीरे से नीचे आ जाते हैं ऑयल, ओके। तो कंजर्वेटर का एक और नाम होता है एक्सपेंशन टैंक, एक तरीके से, ठीक है, एक्सपेंड करने, तो ये ट्रांसफार्मर को डैमेज होने से भी बचाता है और क्या करता है, एक्सपेंड करता है
ऑयल का, ठीक है, क्या होगा, एक्सपेंड ड्यू टू द हीटिंग। एंड नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें 3000 kV मैंने 3000 वो 5 MVA करके था, ठीक है, याद रखिएगा 5 MVA। तो यहाँ पे 3000 kVA यूज करते हैं एक तरीके से। नेचुरल ऑयल है, नेचुरल एयर कूलिंग होता है तो कितना होता है 5 kVA, ठीक है। ये नेचुरल ऑयल कूलिंग है तो 3000 kVA तक होता है आपका पावर। इसको आपको याद ही रखना। देखिए पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर फुल लोड। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एट मैक्सिमम डिस्टेंस तो 50% ऑफ लोड, ठीक है। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी, देखिए एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो हमारे घरों में लाइट देता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो स्टेशनों पर लगता है वो पावर ट्रांसफार्मर, ओके। तो ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है जब वो नियर फुल लोड पे होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होती है जब वो 50% ऑफ फुल लोड होता है, ठीक है। ऑप्शन 29 का भी आपका बी। ट्रांसफार्मर ब्रीथ्स इन व्हेन, देखिए ट्रांसफार्मर में ब्रीदिंग क्रिया होती है, ठीक है। जो ब्रीदर होता है हमारा उसमें सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का एक ही काम होता है मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करना। जब लोड घटता है ना तो वो अंदर शुद्ध वायु को लेता है और मॉइस्चर को, कंटेंट को सिलिका जेल क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो लोड जब घटता है तब ये सांस लेता है। नो लोड करेंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज, ठीक है, नो लोड करेंट ट्रांसफार्मर हैज क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर कम होता है क्योंकि 75 डिग्री, ये I0 मैंने ग्राफ बताया था। और ये क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज V, बीच का एंगल कितना होता है 75 डिग्री, ठीक है। तो cos 75 मतलब वेरी लेस हो गया। पहले बात है पावर फैक्टर इज वेरी लेस, पावर फैक्टर की बात हो रही है तो पावर फैक्टर हैज वेरी लो, हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। I0 की वैल्यू भी 2 to 5% ऑफ फुल लोड होता है। क्या इतना होता है 2 to 5% ऑफ फुल लोड, और पावर फैक्टर तो कम होता ही है। स्पेसर आर प्रोवाइडेड बिटवीन सर्टेन कॉइल, देखिए कॉइल्स हैं, स्पेसर्स होता है मतलब थोड़ा सा बीच में एक होता है ना कुछ लगा दिया स्पेसर्स, ओके। तो वो प्रोवाइड किस लिए किया जाता है, ताकि वो थोड़ा कूल कर पाए। इंसुलेशन के लिए तो कुछ और होता है, वार्निश वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलेट के लिए स्पेसर नहीं इस्तेमाल किया जाता, कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो स्पेसर्स का मेन पर्पज क्या होता है, कूलिंग, ठीक। 33 पे चलते हैं। ग्रेटर तो सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स, अगर सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स कम है तो EMF तुरंत ही कम हो जाएगा। इक्वल टू del phi by del t होता है सीधे सीधे, ठीक। लीकेज फ्लक्स कम तो इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा आपका कम। लीकेज फ्लक्स ज़्यादा तो इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा कम, क्योंकि फाई जब आपका कम हो गया तो E तो कम होना ही होगा। फाई मतलब क्या, मेन फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स, इसको कम कर दिया मेन फ्लक्स को, तो E क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो जाएगा लेस वैल्यू द सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF। द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखिए प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है सीधे सीधे, तो V1 लेस देन क्या हो जाएगा V2 सबसे पहले। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वाला पर्पस प्रोवाइडिंग कोर इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो ये आयरन कोर प्रोवाइड होता है, अभी मैंने बताया कि आयरन कोर का एक ही मकसद होता है कि लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड, इसलिए क्या होता है आपका फ्लक्स को लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड किया जाए, और जो मैग्नेटाइजिंग करंट हो वो क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। तो ये आयरन कोर का यही मतलब होता है, ओके। और इस्तेमाल और अच्छे से फ्लक्स सेटअप हो जाए, ठीक है। द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस। ये कांस्टेंट न तो पावर होता है, वोल्टेज तो ऊपर नीचे होता है, करंट भी होता है। पावर में कुछ ट्रांसफार्मर कुछ लॉस हो जाए तो पावर भी कुछ लॉस हो गया। कांस्टेंट क्या हो रहता है, केवल फ्लक्स, ठीक है। एक बार जितना सेटअप हो गया उतना ही रहता है। 2 ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल, देखिए पैरेलल में है 2 ट्रांसफार्मर। अगर लोड शेयर की बात हो रही है, अगर यदि रेटिंग समान है दोनों ट्रांसफार्मर की, तब आपका पर यूनिट इम्पीडेंस देखते हैं हम लोग, पर यूनिट इम्पीडेंस के हिसाब से लोड शेयर करेगा। अगर रेटिंग डिफरेंट है तो रेटिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे इनको बोलना चाहिए था 2 ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल हैज सेम रेटिंग
फिर लिखते द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर, तब पर यूनिट इम्पिडेंस लगाते हम। ठीक है, वैसे 70% चांस इसी का सही होने का है, बट रेटिंग देते तो पूरा 100% हो जाता। कहीं कहीं रेटिंग डिफरेंट होती है तो रेटिंग भी शेयर हो जाता है। ठीक है, इफ R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी, देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के होता है, इसको बुक वालों इसको स्टैंडर्ड मान रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या मान रखा है, E2 बाई E1 N2 बाई N1 इक्वल टू I1 अपान में I2। ओके, इसको स्टैंडर्ड बना दिया है। नहीं तो जो R2 जो आप कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहे हो, देखिए ये शिफ्ट हो रहा है आपका। R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इन द ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर रेशियो दिस है इक्विवेलेंट सेकेंडरी रेजिस्टर रिफर टू द प्राइमरी, तो R2 बाई के स्क्वायर डायरेक्टली हो जाता। ठीक, अगर आप प्राइमरी टू सेकेंडरी करते तब भी कोई बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पे जब R2 बाई के स्क्वायर हो गया, अगर यही के की वैल्यू E1 बाई E2 N1 बाई N2 I2 बाई I1 करते तो के स्क्वायर R2, बट स्टैंडर्ड इन्होंने इसको मान रखा है। अब ऐसा कोई वैल्यू भी नहीं दिया के स्क्वायर R2 वाला, तो आंसर बी ही हम टिक करेंगे। ये एक अजम्पशन होता है ट्रांसफार्मर रेशियो की, हम लोग E2 बाई E1 N2 बाई I1 बाई I2 मान लिया। E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2 इक्वल टू I2 बाई I1 भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तब भी आंसर न्यूमेरिकल में सेम ही आएगा। व्हाट विल हैपन इफ द ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल और नॉट कनेक्टिंग विद रिगार्ड टू पोलैरिटी। ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, उसको आप लोग नोट डाउन करिए। सबसे पहले पोलैरिटी सेम होनी चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर की, मस्ट, ये कंपलसरी है। ठीक है, और जो वोल्टेज रेशियो समान होना चाहिए। ठीक, मस्ट, और सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये भी मस्ट है। ओके, सेम फ्रीक्वेंसी हो गई मतलब सेम फेज सीक्वेंस हो गया, सेम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होना चाहिए, ये सब तो मस्ट हैं। पर यूनिट इम्पिडेंस तो डिफरेंट हो सकता है। ओके, बट जो जितना मैंने बोला है ये मस्ट है, तब जाके पैरेलल में ऑपरेट होगा। तो इन्होंने बोला है द ट्रांसफॉर्मर वर्किंग इन द पैरेलल नॉट कनेक्टेड रिगार्ड टू पोलैरिटी, द इनकरेक्ट पोलैरिटी विल रिजल्ट इन द डेड शॉर्ट सर्किटेड। एकदम सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं, मस्ट वाला हम लोग यहाँ पे चूज कर रहे हैं। इफ द परसेंटेज इम्पिडेंस ऑफ द टू ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल, दो ट्रांसफार्मर वर्किंग इन पैरेलल आर डिफरेंट, तो मैंने अभी बताया ऊपर कि परसेंटेज मतलब पर यूनिट इम्पिडेंस जो है वो डिफरेंट हो सकता है पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए। तो पैरेलल ऑपरेशन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन होगा, और जब cos फाई मतलब पावर फैक्टर इक्वल टू होता है R बाई जेड, इम्पिडेंस दोनों का डिफरेंट, तो पावर फैक्टर दोनों का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो पैरेलल ऑपरेशन होगा विल अकर हैज, ऑप्शन लास्ट देखते हैं, पैरेलल ऑपरेशन विल स्टिल द पॉसिबल बट द पावर फैक्टर एट विच टू ट्रांसफार्मर ऑपरेट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पावर फैक्टर ऑफ द कॉमन लोड। एकदम सही है, पावर फैक्टर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, इन ए ट्रांसफार्मर द टैपिंग आर जनरली प्रोवाइडेड, टैपिंग हमेशा लो वोल्टेज साइड में प्रोवाइड होती है, याद रखिएगा। द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन रिड्यूसेस, देखिए अगर आप हायर फ्लक्स डेंसिटी यूज करते हो मतलब बी बहुत ही ज़्यादा यूज करते हो, तो इस जैसे आप बोलते हैं ना कि यार ट्रांसफार्मर की साइज कम करने के लिए, ठीक है, मतलब वेट कम करने के लिए आप क्या बढ़ाओगे, मतलब क्या करते हो, तो फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाते हैं ताकि वेट कम हो जाए। ठीक है, अच्छा से अच्छा ट्रांसफार्मर छोटा छोटा और बहुत ही अच्छा काम करे, तो क्या होता है, रिड्यूसेस वेट पर केवीए। ओके, 42 पे चलते हैं। द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ, क्या होगा, ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सिलिका जेल यूज इन ब्रीदर, द केमिकल यूज इन ब्रीदर सिलिका जेल। An ideal transformer has infinite value of primary and secondary inductance. The statement is false. क्यों, जीरो होगा, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ सेकेंडरी इंडक्टेंस नहीं होगा, जीरो होगा। ओके, क्यों भाई, एक इंजीनियर हो तो पहले ही आपको माइंड में क्यों जीरो होगा,
क्योंकि लीकेज फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। किसमें, आइडियल ट्रांसफार्मर में। ओके, द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड केवीए, ये फ्यूज की रेटिंग है। तो वोल्ट से वोल्ट किलोवाट मोटर हो गया। एचपी, द नॉइज रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लैमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्सेस इज टर्म्ड एज। देखिए, जो ट्रांसफार्मर के पास जो नॉइज होता है वो हम ऐसे करता रहता है, तो वो ट्रांसफार्मर का नॉइज कैसा होता है, हमिंग करता है। ठीक है। द हिस्टेरिसिस, ये क्या होता है, बी मैक्स पर 1.6, इसकी वैल्यू 2 के पास में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हिस्टेरिसिस होता है WH, तो क्या होता है आपका KH बी मैक्स की पावर 1.6 लेते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हो चुका है F × V, ये हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला है। मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, सिलिकॉन स्टील। क्यों सिलिकॉन स्टील, द हाई परमिएबिलिटी, म्यू इज हाई, ताकि लो रिलेक्टेंस पाथ प्रोवाइड हो सके। लो रिलेक्टेंस का मतलब क्या होता है, L/, म्यू ए। अगर म्यू ज्यादा है तो रिलेक्टेंस कम नहीं हो जाएगा सीधे सीधे, इसलिए सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन यूज्ड इन ए ट्रांसफार्मर इज यूजली, कितना होता है थिकनेस, 0.4 mm to 0.5 mm। ओके, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर इज, क्या कंजर्वेटर का भी मैंने बताना, एक और नाम होता है एक्सपेंशन टैंक। ये क्या करता है, दोबारा एक ही क्वेश्चन क्या बताऊँ, एक्सपेंशन टैंक नाम होता है। ये जो ऑयल होता है वो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन कंजर्वेटर से ही होता है। हीटिंग होगा तो एक्सपेंशन होगा और कूलिंग होगा तो कंट्रैक्शन होगा। द हाईएस्ट वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया, यहाँ तो 400 kV हो गया, अब यहाँ पे आई थिंक 765 kV तक किया जा रहा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ट्रांसमिशन इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी इनफाइनाइट, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं होता है, ये फ्लक्स होता है केवल, तो कितना हो जाएगा R इनफाइनाइट। ठीक है, ए ट्रांसफार्मर आयल मस्ट फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, बुकोल्ज रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन द ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में ही बुकोल्ज रिले का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। कंजर्वेटर और टैंक के बीच में इसका लगता है, इंटरनल फॉल्ट को दूर करता है। गैस इज यूजुअली नॉट लिबरेटेड ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल अनलेस द टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया ट्रांसफार्मर का, तब तक कोई भी गैस रिलीज नहीं करेगा। इसके एबव टेम्परेचर जैसे हुआ, गैस का रिलीजिंग स्टार्ट हो जाता है, लिबरेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, ट्रांसफार्मर में द मेन रीजन फॉर जनरेशन फॉर हार्मोनिक सैचुरेशन ऑफ आयरन या कोर सैचुरेट हो जाता है, तभी हार्मोनिक्स का डेवलप प्रोडक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन मैक्सिमम 50% ऑफ लोड, अगर यहीं पे पावर ट्रांसफार्मर होता तो नियर फुल लोड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में 50% ऑफ लोड और पावर ट्रांसफार्मर में नियर फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट नेसेसरली डिजायरेबल इन द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर, क्या होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप ट्रांसफार्मर का डिजाइन कर रहे हो तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे, मैकेनिकल स्ट्रेस, लो हिस्टैरिसीस लॉस, हाई परमेबिलिटी, इन सबको तो इस्तेमाल रखते हुए सिलिकॉन स्टील लेते हैं हाई परमेबिलिटी के लिए, लेमिनेशन करते हैं, टाइटनेस करते हैं, क्लैंपिंग। थर्मल कंडक्टिविटी का कोई मतलब नहीं होता। स्टार स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्टरी व्हेन, देखिए स्टार स्टार केवल बैलेंस्ड के लिए होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। स्टार स्टार यहाँ पहले में एक डेल्टा लगाते हैं तब स्टार, ठीक है, ये केवल लोड बैलेंस के लिए होता है। अगर डेल्टा स्टार होता तब तो दोनों के लिए हो जाता। देखिए यहाँ पे डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर वर्क सेटिस्फैक्टरी, बैलेंस्ड एज वेल एज अनबैलेंस्ड। बुकोज रिले गिवन वार्निंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट, क्या करता है, ये अंदर का इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो होता है ट्रांसफार्मर को उसको दूर करता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर देते हैं। बुकोज रिले का इस्तेमाल इंटरनल फॉल्ट के लिए होता है, पहली बात, और ये लगता कहाँ पे है, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ओके, इसका मेन काम क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई एबनॉर्मल फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है और ट्रिपिंग प्लंजर को ट्रिप करता है और एमसीबी की सहायता से सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है और ट्रांसफार्मर हमारा सेफ रहता है। ठीक है, इतना काम है उसका। द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज, क्यों स्मॉल होता है भाई मैग्नेटाइजिंग करंट,
क्यों? क्योंकि IM तभी हो जब सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल होता है, परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। मैग्नेटाइजिंग करंट होने का एक ही मकसद है कि एयर गैप जो आपका कम होता है ट्रांसफार्मर में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन एनी ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर? क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। पहला क्वेश्चन भी आई थिंक यही था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट नेसेसरली डिजायरेबल फॉर द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर? तो क्या डिजायरेबल नहीं है ये पूछा है। तो मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर को आप डिजाइन करोगे तो ये दोनों और ये तीसरा ध्यान में रखेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी का कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? लोड करंट पे करता है डिपेंड। ठीक है, लीकेज फ्लक्स, वहीं पे रूटिंग एफिशिएंसी की भी बात आ रही थी, तो लोड फ्लक्स पे डिपेंड, लोड करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट पे भी डिपेंड कर रहा था। ओके, द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर शुड हैव लो रिएक्टेंस होना चाहिए, रिएक्टेंस नहीं, यहाँ पे बुक में रॉन्ग दे दिया है, होना चाहिए यहाँ पे लो रिएक्टेंस। ठीक है, नॉइज लेवल टेस्ट ये एक टाइप का स्पेशल टेस्ट होता है, ये टाइप टेस्ट नहीं होता है, ये आप बुक में पता नहीं क्या दिया है। ठीक है, नॉइज लेवल टेस्ट आपका स्पेशल टेस्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूटीन टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर? तो ये देखिए, इम्पीडेंस टेस्ट करते हैं, कोर इंसुलेशन चेक करते हैं, पोलैरिटी टेस्ट करते हैं, ये रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट कहीं पे नहीं करते। कोई भी आपका टेस्टिंग हो, टाइप टेस्ट हो, रूटीन हो, स्पेशल हो। ओके, ए ट्रांसफार्मर कैन हैव जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब देखिए जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एंड निगेटिव रेगुलेशन पे हमारा ट्रांसफार्मर कैसा होता है? लीडिंग होता है, याद रखिएगा, लीडिंग पावर फैक्टर। ठीक, और आपका पॉजिटिव पे कैसा होता है? लैगिंग होता है। ओके, यहाँ पे आपको रेगुलेशन के बारे में कुछ और चीज़ें बता दिया जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या? सबसे पहले ये याद रखिए, VNL माइनस VFL अपान में VFL, मतलब नो लोड माइनस फुल लोड अपान में फुल लोड इंटू 100, ये परसेंटेज ट्रांसफॉर्म वोल्टेज रेगुलेशन हो गया। अब इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, RE पर यूनिट cos फाई प्लस माइनस XE पर यूनिट साइन फाई अपान में क्या लिखते हैं हम लोग? V2 डैश। ये आपका क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन। अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो यहाँ पे कर दिया जाए तो क्या आता है? जीरो के लिए फाई की वैल्यू आती है, जब वोल्टेज रेगुलेशन जीरो हो कंडीशन निकल के आती है, फाई इजकल टू tan इनवर्स R इक्विवेलेंट अपान में X इक्विवेलेंट। ओके, यहीं पे मैक्सिमम जब वोल्टेज रेगुलेशन हो, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो यहीं हो जाता है फाई इज इक्वल टू, मैक्सिमम के लिए लिख रहे हैं, tan इनवर्स क्या होता है? X इक्विवेलेंट अपान में R इक्विवेलेंट। ये मैक्स के लिए है, ये जीरो के लिए है। ओके, तो जीरो पे वोल्ट क्या होता है? लीडिंग पावर फैक्टर होता है, याद रखिएगा। ये सब चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। ओके, 70 हेलिकल कॉइल कैन बी यूज्ड, क्या करता है? लो वोल्टेज साइड एंड हाई केवीए ट्रांसफार्मर। यहीं पे एक और कॉइल आता है, क्रॉस ओवर कॉइल, वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? वो हाई वोल्टेज एंड लो करंट और लो केवीए। ठीक है, याद रखिएगा। हेलिकल कॉइल का तो समझ में आ गया, यहीं पे अगर क्रॉस ओवर कॉइल दे दिया जाए तो इसके लिए होता है आपका हाई वोल्टेज। ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई वोल्टेज क्या होता है आपका? वोल्टेज होता है, इसके बाद लो करंट होता है और फिर लो केवीए होता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 70 दो क्वेश्चन आपको उसमें मैंने करा दिया। और 71 देखते हैं, हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट इन। देखिए, हार्मोनिक्स के वजह से लॉस इंक्रीज होता है, कॉपर लॉस इंक्रीज होता है, कोर लॉस इंक्रीज होता है, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस आता है कम्युनिकेशन सर्किट में। तो ये तो ऑल ऑफ द एबव हो गया। हार्मोनिक्स क्यों अकर होता है? हार्मोनिक्स क्यों अकर होता है भाई, ये भी पूछ सकता है। आई थिंक क्वेश्चन आया भी है। तो सैचुरेशन ऑफ कोर की वजह से आपका क्या आता है? हार्मोनिक्स। सैचुरेशन ऑफ कोर की वजह से हार्मोनिक्स अकर होता है। द कोर यूज्ड इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूजली, तो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर यार यूज करना है तो क्या करोगे आप? एयर कोर का एक बहुत जबरदस्त फायदा होता है। क्या वो फायदा होता है कि इसमें आयरन लॉस नहीं होता है। आयरन है ही नहीं तो होगा क्या? मतलब हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस होता ही नहीं है।
क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि लैमिनेशन थिकनेस 0 आयरन का, सबसे पहले नोट डाउन करिए, ठीक है। तो ये दोनों नहीं आते हैं। तो कोर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर यूजुअली एयर कोर के लिए। द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर, देखिए फुल लोड पे आपका 1600 वाट है, ठीक। एंड हाफ लोड पे, हाफ लोड का मतलब ये आपका फुल लोड पे करंट आई था तो आई स्क्वायर आर बराबर 1600 वाट। हाफ लोड पे करंट हो जाएगा I/2। तो अगर आप I/2 का होल स्क्वायर इंटू आर करोगे तो कितना आएगा? I स्क्वायर R/4। तो I स्क्वायर आर की वैल्यू कितना? 1600। 1600 अपान में 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 400 वाट। ओके। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन द EMF इक्वेशन, क्या होता है? अभी मैंने EMF की इक्वेशन आई थिंक लिखवाई है 4.44 N/mF। क्या होता है इसमें? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। सिलिकॉन स्टील यूज लैमिनेशन मेनली रिड्यूसेस। अगर आप यहाँ पे ये नहीं बोला सिलिकॉन स्टील यूज्ड लैमिनेशन की बात नहीं कर रहा कि लैमिनेट करके आप वो कर रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन लैमिनेशन मेनली, लैमिनेशन में यूज होता है, क्यों यूज होता है ये क्वेश्चन है आपका। तो ये यूज होता है रिड्यूसेस हिस्टेरेसिस लॉस, याद रखिएगा हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, नॉट एडी करंट लॉस। यहाँ टी की बात नहीं हो रही कि टी कम कर दिए तो एडी करंट लॉस कम हो गया, नहीं, यहाँ हिस्टेरेसिस लॉस की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रांसफार्मर हैज लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया? अभी हमने बताया कि R इक्वल टू होता है ρL/A, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसके बाद यहीं से आ जाएगा आपका करंट कम, करंट कम तो वोल्टेज ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी नियर फुल लोड। ए रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो 50% ऑफ लोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर? ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सिंगल वाइंडिंग यूज होती है, सबसे पहले आपको पता ही है, सिंगल वाइंडिंग का इस्तेमाल करके यहाँ से करके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे सेविंग ऑफ कॉपर मटेरियल हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉस आर नेग्लिजिबल बिकॉज, देखिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो रेटेड वोल्टेज से V है तो इसका 2 to 5% हम वोल्टेज लेते हैं और सर्किट को शॉर्ट करते हैं ताकि जो हमारी करंट हो फुल मैक्सिमम फ्लो हो, ताकि हम कॉपर लॉस को फाइंड कर सकें। शॉर्ट सर्किट का ये डिटरमाइन कॉपर लॉस करने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो द वोल्टेज अप्लाइड प्राइमरी साइड इज वेरी लो, मतलब 2 to 5% ऑफ फुल रेटेड वोल्टेज। द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस ट्रांसफार्मर डोंट हैव इक्वल परसेंटेज दिस लाइक रिजल्ट इन, देखिए मैंने बताया पर यूनिट इंपेडेंस वाले से सेम नहीं, लेकिन ये पैरेलल में क्या करेगा? रन करेगा, ओके। इसका पावर फैक्टर डिफरेंट होगा क्योंकि इंपेडेंस सेम नहीं है। क्या हो जाएगा? लीडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर नॉट प्रोपोर्शन टू द केवीए रेटिंग, एकदम सही है। लोडिंग का जो शेयर होगा वो पर यूनिट इंपेडेंस के हिसाब से होगा, ना कि केवी रेटिंग की। द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ ए ट्रांसफार्मर कूलिंग ऑयल, द वेरिएशन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट टेकन विच ऑफ द पावर, वही बात है ना कि जब डे में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सपेंशन होगा, नाइट में टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कंट्रैक्शन होगा। ये काम कौन करवाता है? कंजर्वेटर करवाता है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज वन विच हैज़, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रहा है तो पहला ही देखिए ना, नो लॉसेस एंड मैग्नेटिक लीकेज, कोई लीकेज विकेज नहीं होता। व्हेन ए गिवन ट्रांसफार्मर इज रन एट इट्स रेटेड वोल्टेज बट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी इट्स, देखिए ये रेटेड वोल्टेज पे रन कर रहा है, ओके, और फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस बट रिड्यूस फ्रीक्वेंसी इट्स, फ्रीक्वेंसी क्या करना है? हमको रिड्यूस करना है। तो फ्रीक्वेंसी अगर आप रिड्यूस करोगे तो बी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बी जैसे बढ़ा वैसे आयरन लॉस इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो आयरन लॉस तो इंक्रीज करा, कोर फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा और आयरन लॉस भी बढ़ा, ठीक है ना। फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा, आयरन लॉस भी बढ़ा, कि यहाँ पे तो आयरन लॉस रिड्यूस है, तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए बी का कैसे, जैसे डब्ल्यू हिस्टेरेसिस निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं? के एच बी मैक्स होता ही है, बी मैक्स पावर 1.6 F इंटू वी। जब बी बढ़ जा रही है तो ये बढ़ेगा आयरन लॉस।
इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर द आयरन लॉस रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट। लो भैया आयरन लॉस कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, तो भाई कांस्टेंट तो होना ही होना है आयरन लॉस, लोड पे कोई डिपेंड ही नहीं करता है क्योंकि कोर फ्लक्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, ये बस फ्लक्स पे डिपेंड करता है। एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। सबसे पहली बात कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो उसका एफिशिएंसी ये हो जाएगा 100%। अब इससे ज़्यादा भैया कौन सी मैक्सिमम एफिशिएंसी आप लगा रहे हो? तो ये जो 85 का है ये क्वेश्चन बुक में कुछ रॉन्ग मेरे हिसाब से दिया है, क्योंकि कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस तब होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जब बोलता है एन ट्रांसफॉर्मर, आइडियल को छिपा देता। आइडियल तो एफिशिएंसी हो गई ना 100%, क्योंकि कोई लॉस ही नहीं है और आउटपुट बाई इनपुट इक्वल टू 1। समझ में आया? तो यहाँ पे एन ट्रांसफॉर्मर होता है तब ऑप्शन ए टिक करते हो। ऐसे क्वेश्चन पूछ फालतू। इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी टू द ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज, देखिए एफ इंक्रीज कर रहे हो, एफ इंक्रीज करोगे तो बी क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। बी जैसे ही घटा, जैसे बी के घटने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल टू द एफ स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर वाले का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो जब एफ को इंक्रीज कर रहे हो तो एडी करंट लॉस बढ़ रहा है, मतलब आयरन लॉस बढ़ रहा है। ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज इंडिकेटिव दैट द लोड इज लीडिंग। और लीडिंग कब होगा, जब कैपेसिटिव होगा। मैंने अभी बताया वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, नेगेटिव और जीरो पे लीडिंग होता है, और लीडिंग कब होता और लोडिंग कब होगा, जब कैपेसिटिव सर्किट होगा। आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कैन बी मेजर्ड बाई, कैसे आप मेजर करते हो? आयरन लॉस का मतलब ही हो गया कि आप लो पावर फैक्टर मेथड से यूज करो। कंसेप्ट कौन सा लगाओगे भाई, ये तो मेजरमेंट का क्वेश्चन, बट यहाँ पे अगर सॉल्व करना तो देखिए आयरन लॉस फाइंड करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ठीक, जिसके वोल्टेज क्या करते हैं हम लोग, रेटेड वोल्टेज पर रखते हैं। ठीक है। और जो पावर फैक्टर इसलिए होता है कम, तो लो पावर फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब देखो व्हेन सेकेंडरी सर्किट ऑफ ए सीटी, मतलब करंट ट्रांसफॉर्मर पे ओपन सर्किटेड, सबसे पहले आप लोग कान पकड़ लीजिए कि सीटी में कभी सेकेंडरी सर्किट को ओपन नहीं रखना है, अन्ना रखते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, कभी ओपन नहीं रखते करंट ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी कॉइल को। ये पॉइंटेड क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे द हॉट बिकॉज ऑफ हैवी आयरन लॉसेस टेकिंग प्लेस इन ड्यू टू हाई फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। ये आप लोगों को याद रखना है कि करंट ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी को हम लोग ओपन नहीं रखना है। द ट्रांसफॉर्मर लैमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई थिन कोट ऑफ वार्निश। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर का लैमिनेशन है इस पर वार्निश लपेटी होती है, तब जाके ऐसे ऐसे आउटकोर लपेटे जाते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज इन 3 फेज सेल टाइप। देखिए 3 फेज सेल टाइप की बात हो रही है, ऐसी तो होता है सेल टाइप वाला ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग ऐसी की जाती है। ठीक, तो इसको बोलते हैं सैंडविच टाइप। ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, फाइंड क्या करना होता है, आयरन लॉस फाइंड करना था और रेटेड वोल्टेज पे हम रखेंगे। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइंड, क्या डिटरमाइंड, आयरन लॉस मतलब कोर लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या करते हैं, कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए, और रेटेड वोल्टेज का 2 to 5% वोल्टेज रखते हैं। फॉर द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज नेसेसरी दैट शुड हैव सेम पोलैरिटी, पोलैरिटी मस्ट होनी चाहिए। क्या क्या मस्ट होना चाहिए मैंने नोट डाउन करवाया है। द ट्रांसफॉर्मर शुड हैव द लो विस्कोसिटी होनी चाहिए और लो वोलाटिलिटी होती है। वोलाटिलिटी मतलब इससे कोई भांफ नहीं बनती है, तो जल्दी भांफ नहीं बनना चाहिए और जल्दी ये रन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक जगह दूसरी जगह विस्थापित ना हो जल्दी। द फंक्शन ऑफ ब्रीदर इन ए ट्रांसफॉर्मर इज, क्या करता है ब्रीदर का काम का क्या होता है, जो बाहर का कंजर्वेटर का मॉइस्चर कंटेक्ट हो उसको सिलिका जेल के माध्यम से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, अरेस्ट द फ्लो ऑफ मॉइस्चर व्हेन आउटसाइड इन द एयर इंटर्स द ट्रांसफॉर्मर। द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मर इज ऑलवेज केप्ट क्लोज। सिटी में अभी मैंने बताया करंट ट्रांसफॉर्मर को आपको याद रखना है कि सेकेंडरी वाइंडिंग कभी ओपन नहीं रखना है, मतलब शॉर्ट रखना है। द साइज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कोर विल डिपेंड ऑफ, साइज किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स डेंसिटी पे। जितना ज़्यादा होगा उतनी साइज क्या होगी आपकी, कम होगी और की भी रेटिंग का लोड भी कम होगा। ठीक है,
तो और आपका एरिया ऑफ द कोर तो डिपेंड करता ही है। तो 99 का क्या हो गया आपका, 99 का सी होगा। ओके, 100 पे हम लोग चलते हैं। एरिया पे यहाँ पे आप लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है साइज भी अगर कम होगा, एरिया भी कम होगा तो साइज कम होगी, इसलिए ऑप्शन डी ये टिक करिएगा आप लोग। ठीक है, डी इज करेक्ट। नेचुरल ऑयल कूलिंग कहाँ तक होती, 1.5 MBA, मैंने 2 to 5 MBA लिखवाया था। ठीक है, नेचुरल ऑयल कूलिंग अगर आपका यहीं पे ऑयल कूलिंग होता तो 3000 kVA तक हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, एयर कूलिंग है यहाँ पे, वो ऑयल कूलिंग था तो यहाँ पे 3000 kVA मतलब 3 MBA तक हो जाता। ओके, तो 100 का हो गया आपका ए। तो इस लेक्चर में हम लोग 100 क्वेश्चन तक फिनिश किए हैं और टेस्टिंग आप लोगों की बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई, बस ये ट्रांसफार्मर और 2 लेसन इसकी और कंप्लीट हो जाए मशीन के, फिर आपको कोर्स मतलब आपका एक तरीके से फिनिश ही रहेगा, क्योंकि लॉन्ग लेसन निपटा दे रहे हैं इधर हम। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट।